पूरी दुनिया इस वक्त एनर्जी क्राइसिस की बात कर रही है। तमाम जो शिप हैं, कंटेनर्स हैं, ऑयल कंटेनर्स हैं, गैस कंटेनर्स हैं, उनका मूवमेंट एक तरह से ब्लॉक हो गया। हर जगह इस वक्त एनर्जी लॉकडाउन की बात की जा रही है। कहीं ऑफिस के घंटे कम कर दिए गए हैं, कहीं वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। ये जब पूरी दुनिया में एनर्जी लॉकडाउन की स्थिति आ रही है, तो फिर हिंदुस्तान में मोदी जी का ये सीक्रेट एनर्जी मैनेजमेंट प्लान क्या है? किस तरह से हिंदुस्तान पर इसका बुरा असर अभी तक नहीं हुआ है और कितने दिन तक हम ऐसे सस्टेन कर सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनास त्यागी और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में शो पिनास का पंच में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया इस वक्त एनर्जी क्राइसिस की बात कर रही है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से क्लोज डाउन हुआ है, तमाम जो शिप हैं, कंटेनर्स हैं, ऑयल कंटेनर्स हैं, गैस कंटेनर्स हैं, उनका मूवमेंट एक तरह से ब्लॉक हो गया है। उसके बाद पूरी दुनिया में पेट्रोल, गैस, डीजल, इन तमाम चीज़ों का संकट मंडरा रहा है। साथ ही साथ जो पेट्रोकेमिकल्स के बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर्स भी हैं, उन तमाम चीज़ों का भी संकट मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि दुनिया के जब देश, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, हर जगह इस वक्त एनर्जी लॉकडाउन, जी हाँ, एनर्जी लॉकडाउन की बात की जा रही है। कहीं ऑफिस के घंटे कम कर दिए गए हैं, कहीं वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, इसी तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। कहीं डीजल बिल्कुल खत्म हो गया है, तो कहीं पेट्रोल की राशनिंग कर दी गई है कि भाई आपको अगर प्राइवेट व्हीकल है तो सिर्फ इतना ही पेट्रोल मिलेगा, कमर्शियल को 200 लीटर ही मिलेगा। तो अलग अलग देश अलग अलग स्तर पर, अपने अपने स्तर पर इस तरह की मेजर्स ले रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर इसे कहें एनर्जी लॉकडाउन की शक्ल में। लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में मंत्र है कि भाई चलते रहना है। दुनिया में भले ही ये क्राइसिस आ रहा है, लेकिन हमें अपनी इकोनॉमी को मूव कराते रहना है, चलते रहना है। यही सबसे खूबसूरत अवसर है कि जब दुनिया स्लो डाउन हो रही हो तो हम गियर अप करें और लगातार जो है वो तरक्की की राह पर अपनी अर्थव्यवस्था को मूव कराते रहें। और इसीलिए अभी तक भारत में इस तरह की किसी भी मेजर्स का ऐलान नहीं किया गया है। हाँ, ये बताया गया है प्रधानमंत्री द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के अंदर दोनों जगह ब्रीफ करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा, मुश्किल वक्त है, कोरोना जैसे हालात हैं और हमें तैयार रहना है। मुश्किल वक्त में टीम इंडिया की तरह से एकजुट होकर हमें काम करना है। तो तमाम चीजें बताई। साथ ही रीअश्योरेंस ये भी सरकार की तरफ से आया है कि भाई सब कुछ स्टॉक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे अगर स्थिति और विकट होती है तो फिर देखेंगे किस तरह से करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। दुनिया भर से हम अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं अपने स्तर से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी हम अपनी कूटनीति के चलते जहाज निकलवाने में अपने कंटेनर्स, गैस, तेल के कामयाब हो रहे हैं। लेकिन आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब पूरी दुनिया में एनर्जी लॉकडाउन की स्थिति आ रही है, तो फिर हिंदुस्तान में मोदी जी का ये सीक्रेट एनर्जी मैनेजमेंट प्लान क्या है? किस तरह से हिंदुस्तान पर इसका बुरा असर अभी तक नहीं हुआ है और कितने दिन तक हम ऐसे सस्टेन कर सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हमें देंगी प्रोफेसर अंशु जोशी, विदेश मामलों की जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैम, सबके बहुत बहुत धन्यवाद पिनाज जी। प्रोफेसर जोशी, सबके जहन में एक सवाल आ रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, न्यूजीलैंड की बात कर ले, श्रीलंका की बात कर ले, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मतलब हम एशियन कंट्रीज की बात करें, एशियन कंट्रीज से बाहर भी निकलें, एनर्जी क्राइसिस की स्थिति वहां पर दिख रही है। बाकायदा अपने ट्रैवल्स कैंसिल कर दिए हैं वहां के जो बड़े बड़े स्टेट्स हेड है उन्होंने, ठीक है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, सेरेमनीज कैंसिल हो रही हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान, हम कैसे अभी तक इतने डीपन क्राइसिस से बचे हुए हैं? पिनाज, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और ये इससे एक बहुत अच्छा बिंदु, एक सकारात्मक बिंदु इस पूरी चर्चा में जुड़ता है, क्योंकि अभी जो अपने आसपास हम माहौल देख रहे हैं उसमें हमारे देश के कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि देश को हर बार बाहर जा करके बदनाम करने का प्रयास करते हैं या देश की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने एक अफवाहों का नैरेटिव बना के फैलाने की ठान ली है। और इसके बीच जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने लोकसभा को और राज्यसभा को अपना संबोधन दिया है, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को स्वीकारा है कि हमारे आसपास एक उथल पुथल का समय है, युद्धों के संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है, और ये पश्चिम एशिया का जो ये युद्ध है वो ऑयल एंड गैस सप्लाईज के मद्देनजर बहुत ही क्रिटिकल, महत्वपूर्ण हो जाता है पूरी दुनिया के लिए। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े देश, चाहे अमेरिका हो,
ऑस्ट्रेलिया हो, आप जापान की ओर चले जाएं, आप चीन को देखें, फिर मलेशिया जैसे देश को देखें, यूरोप के देशों को देखें, सब में आप देखिए 10% की रेंज से लेकर के 40 से 45% तक की रेंज तक जितने भी ऑयल एंड गैस या एलपीजी या इससे संबंधित प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। लेकिन आप भारत में देखिए कि हमने अभी तक अपनी 140 करोड़ की आबादी के बावजूद अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने में सफलता प्राप्त की है। और इसका कहीं ना कहीं जो श्रेय है ये प्रधानमंत्री को भी जाता है। और हम ये देखें कि हमने पिछले 11 वर्षों में इस ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक डाइवर्सिफाइड, प्रेगमेटिक और डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी बनाई, तो जिसके माध्यम से हमने सबसे पहले तो हमारे जो क्रूड ऑयल सप्लाईज हैं उनको डाइवर्सिफाई किया। और ये बहुत बड़ी गनीमत मैं मानती हूं, क्योंकि लगातार हम रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले या दौरान देख रहे थे कि हमारी जो निर्भरता थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या खाड़ी देशों पर अपने ऑयल एंड गैस और एलपीजी के लिए, वो 60% की थी। लेकिन ये कम होते होते अभी 40 से 45% की रेंज की आ गई। और इसके अलावा 10 साल पहले हम 25 से 27 देशों से अपने ऑयल एंड गैस मंगवाते थे, वो हमने डाइवर्सिफाई करके उस लिस्ट को 41 कर दिया। तो अब हमारे पास 41 ऐसे देश हैं जिनसे अलग अलग दुनिया के कोने से हम ऑयल एंड गैस मंगवाते हैं। इसके अलावा हमने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया पिनाज, और आगे मैं विस्तार से बताऊंगी कि किस तरह से उससे हम कई मिलियन बैरल अपना क्रूड ऑयल बचा पाने में सक्षम रहे हैं। इसके अलावा हमने जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो 20% तक पहुंच गई है, बायोफ्यूल्स को जो हमने बढ़ावा दिया, जिसकी की एक बड़ी क्षमता हमारे पास है, उसकी वजह से भी हमको एक बड़ी सफलता अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बचा पाने में मिली। और अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, ये कल हमारे प्रधानमंत्री ने भी जानकारी दी कि इसको एक बड़े पैमाने पर इसकी क्षमता को हमने क्रिएट किया, और देश के कोने कोने में इस तरह के रिजर्व्स भी हमने एस्टेब्लिश किए हैं। तो आप देखिए कि इस तरह की डाइवर्सिफाइड जो हमने एक ये नीति बनाई, इसके माध्यम से हम आज एक सुरक्षित माहौल में खड़े। बिल्कुल, यानी हमने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमारे जहाज आते थे उस रूट को डाइवर्सिफाई किया, हमने दूसरे और जो स्वेज चैनल और दूसरे रेड सी जो तमाम रूट्स हैं उनसे भी अपने जहाज जो हैं जो तेल गैस लेकर आते थे उनका रूट डाइवर्ट किया है। तो उससे क्या हुआ है कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होने से एकदम से हम कोलैप्स नहीं हो गए। अगर हमारी डिपेंडेंसी आज से 11 साल पुरानी 60% रहती तो स्थिति हमारी भी बेकार रहती। दूसरा चीज आप कह रही हैं हमने ऑल्टरनेटिव जो गैस तेल के जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जो दूसरे फ्यूल्स होते हैं, उन पर अपनी जो डिपेंडेंसी शिफ्ट की उसका हमें लाभ मिल रहा है। तीसरा आपने बताया कि किस तरह से हमने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई है, जिसको लेकर प्रोफेसर जोशी कई बार लोग क्रिटिकल होते हैं कि भाई देखिए जापान की कितनी है, चीन की कितनी है, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी हमें कब तक बचा सकती है और ये कितनी है और हमने इसे कैसे इजाफा किया है, क्योंकि गैस स्टोरेज करना आसान नहीं होता, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें तो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, हम इसको समझें, इनको एसपीआरस कहा जाता है। तो अपने जो हमारे आम खपत का हम ऑयल एंड गैस इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं जिनको बनाया जाता है। और अब आप अगर देखें तो हमारे 5.33 मिलियन मेट्रिक टन के हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए हैं। और पहले ये रिजर्व्स 11 साल पहले जाऊं तो ये बहुत ही कम थे। ये मेरे ख्याल से 2 से 3 मिलियन की रेंज के थे, जिनको हमने बढ़ाया। और हमने विशाखापट्टनम में, बेंगलुरु में, कर्नाटक के पादूर में और उड़ीसा के चंडीखोल में इस तरह के कैपेसिटीज और हमने इस तरह के संसाधन क्रिएट किए जो कि एलपीजी को स्टोर करके रख सके। क्योंकि आप बिल्कुल सही पॉइंट बता रही हैं पिनास, इसको स्टोर करके रखना मुश्किल है। और न सिर्फ स्टोर करके रख सके, जब सप्लाई डिसरप्शंस हो तो फिर इसको हम तुरंत एक डायनामिक सप्लाई के माध्यम से जहां आवश्यकता है वहां पर पहुंचा भी सके। तो आप समझिए कि इसमें 3 चीज है। एक तो आपको आपकी स्टोरेज कैपेबिलिटीज, फिर उसको सफलतापूर्वक उसको आप स्टोरेज कर पा रहे हैं, और सप्लाई चेन आपकी कितनी निर्बाधित है कि जब आवश्यकता पड़ रही है तो आप तुरंत, या कोई इस तरह की अगर कोई शॉर्टेज आ रही है तो उसको तुरंत आप सप्लाई कर पा रहे हैं। तो इस मामले में भारत सरकार ने पिछले 10 साल में ये बड़ी सफलता जो है वो अर्जित की है, जिसके लिए हमने अपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी रिफॉर्म्स भी हम क्रिएट किए। और अलग अलग जो है गैस पाइपलाइंस या जो ये हमारे भंडारण हैं, इनकी क्षमताओं को विकसित करना इतने बड़े स्तर पर पिनास कोई 1 दिन का, 2 दिन का या हफ्ते का काम नहीं होता है। तो इसको आप देखिए कि स्टेप बाय स्टेप हमने किया, और आज एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो हमारे सामने है। बिल्कुल, क्योंकि प्रोफेसर जोशी, हर एक के जहन में सवाल आता है भाई ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, वहाँ पर ज़रूरी जो यात्राएं हैं वहाँ के स्टेट हेड्स की वो रोक दी गई हैं,
ऑफिस के काम में कट डाउन कर दिया गया है। फिलीपींस की हम बात कर लें, न्यूजीलैंड की हम बात कर लें, डीजल पेट्रोल की किल्लत की बात आ रही है। तो जब वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहाँ आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है, अगर आप देखें तो जितने डेंसली पॉपुलेटेड हम हैं, हमें 140 करोड़ भारतीयों को केटर करना है, उनकी एनर्जी नीड्स को मीट करना है, और हम विकासशील देश हैं। तो वो अपने आप में एक आम आदमी के जहन में आता है, भाई हम कब तक बचे रहेंगे और हम कैसे बचे रहे। हम लगभग, आप देखिए कि अब चौथे हफ्ते में युद्ध एंटर हो गया है पिनास। अभी तक तो ऐसे कोई मेजर डिसरप्शन के बिना हम बहुत आराम से रह पा रहे हैं। आप और मेरे जैसे जो आम नागरिक हैं, हम अपने आप को देखें, हम आराम से रह पाए। बस अफवाहों पर ध्यान ना देने की आवश्यकता है। दूसरा, जो हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कल राज्यसभा में कहा, और वो ये, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच एक समन्वय बने रहना चाहिए, कम्युनिकेशन के स्तर पर भी और काम के स्तर पर भी। और महत्वपूर्ण बिंदु ये कि जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी शिकायत मिलने पर हमें अपनी लोकल अथॉरिटीज को सचेत करना होगा। क्योंकि लगातार ये जरूर मैं होते हुए देख रही हूँ, एटलीस्ट अपने आसपास देख पा रही हूँ, कि चाहे लोग हों या इस तरह की एजेंसीज हो, वहां इस तरह के लोग हों जो ये कालाबाजारी और ब्लैक मार्केटिंग वाला जो ये एक तरीका है, जो हमने बहुत सालों पहले देखा। अब तो उस तरह की स्थितियां नहीं है, ना वो राशनिंग वाला देश रहा सिलेंडर ब्लैक में और मिलने ना वाला कालाबाजारी वाला देश रहा। बिल्कुल। तो और दूसरी चीज, पाइपलाइन हमारे पास है, तो ये जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है पीएनजी का, इसको लेकर के भी हमारी सरकार बार बार आह्वान कर रही है सभी भारतीयों का कि यदि आपके पास पीएनजी की सुविधा है तो आप पीएनजी पर शिफ्ट कर जाइए, ताकि आपको निर्बाध रूप से आपकी गैस का सप्लाई मिलते रहे। जैसे कि मैं एक पाइपलाइन की उपभोक्ता हूं, और वो बिल्कुल निर्बाध अभी सप्लाईज हम सभी के लिए जारी हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि यदि क्रिटिकल टाइम्स नीड क्रिटिकल मेजर्स, ठीक है, तो ये तो हमें भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यही मैं आपसे समझना चाहती हूँ। ये सवाल जो है ना, ये हर एक के दिमाग में है। जहां पीएनजी नहीं है, जिन लोगों के पास नहीं है पाइप गैस कनेक्शन, वो ये पूछते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ काम करने के लिए जो हमारी हाउस हेल्प आती हैं, वो पूछती हैं, दीदी आपके यहाँ तो पाइप में गैस पूरी आ रही है, आपके यहाँ तो कोई राशनिंग नहीं हो रही है, हमें सिलेंडर लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये सिलेंडर के क्राइसिस तो है, लेकिन पाइपलाइन की गैस दुरुस्त आती है। जरा ये भी एक आम आदमी को समझा दें। उसे लगता है कि भाई अमीर लोगों के पास गैस आ रही है, गरीब बेचारा सिलेंडर के लिए परेशान हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ, मैं समझाना चाहती हूँ। हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है पिनाज, और ये हम सबकी एक डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है, उनके पास पाइपलाइन से ही गैस आती है। तो यहाँ पर कोई क्लास वाली बात नहीं है कि एक क्लास के पास ये सुविधा है और एक क्लास के पास नहीं है। ये एक एरिया वाइज वहां पर क्या वो गैस ग्रिड है, क्योंकि वन नेशन वन गैस ग्रिड पर तो हमारा देश काम कर रहा है, और हमने 25,000 किलोमीटर से अधिक की नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है अपने देश में उन्नत की है, विकसित की है, जिसमें कि ये जो पीएनजी है, ये लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से सप्लाई की जाती है। तो इसमें सिलेंडर का झंझट नहीं रहता है, वो निर्बाध रूप से आपका एक स्विच रहता है जो आपकी गैस से, चूल्हे से कनेक्टेड रहता है, और आप अपना बिल जो है, आपका इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, तो आप अपनी रीडिंग भेजते हैं या कोई लेने आता है, और आपको उसके हिसाब से, जैसे हम बिजली का बिल पे करते हैं, ऐसे हम गैस का बिल पे करते हैं। लेकिन अभी कई जगह ये पाइपलाइन विकसित हो रही है पिनास, पर होगी आगे चलकर, ये जरूर होगी। वही सवाल है ना कि सिलेंडर में गैस नहीं मिल रही, पाइपलाइन में मिल जा रही है, ऐसा क्यों? नहीं, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर वो काला बाजारी और ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ा हुआ मुझे इशू आता है। क्योंकि ऐसे कितने लोगों से मैंने प्रश्न पूछा कि क्या आपको सिलेंडर मिल रहा है, और पता चल रहा है कि बहुत आराम से जो एक नियत सीमा है सिलेंडर पहुंचाने की, उसके भीतर भीतर वो सिलेंडर मिल जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये भी लोग कर रहे हैं कि जिनके पास पाइपलाइन है, उसके अलावा लोग 2-2, 3-3 सिलेंडर्स जो हैं वो कहीं कहीं से मंगवा के अपने पास उसका संचय कर रहे हैं, और ये बहुत गलत प्रवृत्ति है। तो यहां पर यदि इस तरह से 140 करोड़ भारतीय इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करेंगे, तो फिर पूरे देश के लिए और हम सभी के लिए चुनौती उत्पन्न यानी होर्डिंग और कालाबाजारी, जिस तरह से हमने देखा भी था, जिस तरह से भारत सरकार ने आंकड़े भी जारी किए थे कि जो एवरेज थ्रू आउट जो कंजम्पशन रहती है, जो डिमांड रहती है सिलेंडर्स की, वो किस तरह से एकदम से स्पाइक्ड अप हो गई थी, और उसी वजह से ये स्कैरिसिटी जो है और जो पैनिक बाइंग और होर्डिंग जो है वो शुरू हो गई थी, जिसमें मुनाफाखोरों ने मुनाफा भी कमाया। प्रोफेसर जोशी, एक दूसरा सवाल जो अब अगला, व्हाट नेक्स्ट? आपने कहा 4 हफ्ते इस युद्ध में एंटर हो गया है, हम 4 हफ्ते बखूबी अपने आप को निकाल लाए हैं। पेट्रोल डीजल जो आम आदमी के लिए, उसके दाम नहीं बढ़े हैं, प्रीमियम के या कमर्शियल गैस सिलेंडर वो अलहदा बात है, और इंडस्ट्रियल सप्लाई कुछ हद तक बाधित हुई है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पे अभी ऐसा असर नहीं दिख रहा है, नहीं पड़ा। तो
हम कब तक इसको सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध तो थमता हुआ नहीं दिख रहा है प्रोफेसर जोशी, और ज्यादा एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही है पिनाज। और हालांकि ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि 5 दिन का समय दे रहे हैं, 5 दिन का समय दे नहीं रहे हैं, वो अपने लिए उन्होंने बाय आउट किया है 5 दिन का समय। और इसके इसके बाद देखना बड़ा रोचक होगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड भेजते हैं। ईरान की तरफ से तो आ गया है कि इट्स नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ टॉक्स, या फिर टॉक्स को ही पुश करते हैं, क्या करते हैं, तो वो एक अलग विषय है, उस पर अलग चर्चा करेंगे। लेकिन युद्ध तो बिल्कुल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं इस बात को लगातार आपके शोज पर बोलती भी चली आई हूँ। अभी तक हम सस्टेन कर पाए, अब हमारे प्रधानमंत्री ने इसीलिए ये पूरे देश का आह्वान किया है। कोविड के समय आप याद कीजिए किस प्रकार के एक संकट की स्थिति बनी थी, पर सबका अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम अपने लिए सारे 140 करोड़ भारतीयों के लिए वैक्सीन बना भी पाए और 150 देशों को भेज भी पाए। तो ये एक समझने की आवश्यकता है कि अब लगातार पैरेलली क्या हुआ। देखिए बीच में थोड़ा सा डिसरप्शन आया सप्लाईज का, रशिया से तो अपना सप्लाई आ रहा है, बाकी के जो हमारे देश है वहां से भी सप्लाईज आ रहा है, चाहे फिर आप वेनेजुएला की ओर देखें, या फिर आप अब अर्जेंटीना की ओर देखें, अल्जीरिया की ओर देखें, G7 के उन देशों की ओर देखें जो हमको अब सहायता पहुंचा रहे हैं, वहां से हमारे सप्लाईज जो है वो आ रहे हैं। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि ये डिसरप्शन वाली स्थिति उत्पन्न हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक होने की वजह से, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुल चुकी है और हमारे जो जहाज हैं, 4 तो आ ही चुके हैं, हमारे जो जहाज हैं वो सफलतापूर्वक एलपीजी लेकर के भारत पहुंच रहे हैं। तो वो जो चेन है वो फिर से शुरू हो गई है, वो जो सप्लाई है पिनाज वो कम से कम भारत के लिए फिर से शुरू हो गई है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे लिए जो एक डिसरप्शन आया था, एक बम्प आया था, वो अभी ठीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्यों प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी तो है, वो इसलिए कि हमें नहीं पता कि आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी जो रिलाइज है या हमने अपना जो अब आयात है वो यहां से एकदम कम करके रशिया से बढ़ा दिया है। तो हम इस बात को समझें कि जो लगातार अब सप्लाईज हैं वो रशिया से बढ़ाने की वजह से वहां से हमें आते रहेंगे। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो एक समय लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत पहुंचने का, बनिस्बत वीज़ावी अगर हम देखें कि वेनेजुएला से हमारा तेल आए या अगर हम अर्जेंटीना से मंगाते हैं तो उसमें फिर वो घूम के आएगा, उसमें फिर समय बढ़ जाता है, 2 और हफ्तों का, 2.5 और हफ्तों का समय उसमें ऐड हो जाता है। पर एक बार अगर वो, मुझे लगता है कि एक वो सप्लाई कंटिन्यूअस आना शुरू हो जाएगा तो आपका फिर आपकी एक चेन बन जाएगी, फिर समस्या नहीं होगी। तो ये बस एक कुछ दिन का गैप था और ये है जिसको हमें एक थोड़ा सा बस हम सभी को मिलजुल कर इसका सामना करने की आवश्यकता है। सबको, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सबको एकजुट रहना है, टीम इंडिया की तरह से हमें खेलना है और यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई ठीक है, युद्ध की स्थितियां कब कैसी बदल जाए, कौन कौन इसमें शामिल हो जाए, कौन नए पार्टनर्स इसमें जुड़ जाए, कहाँ के रास्ते बंद हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और एनर्जी तो वैसे भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, तो आप संभल के किफायत के साथ इस्तेमाल करें, वही बेहतर रहेगा। क्योंकि मुश्किल दिन तो हैं, इसमें कोई डिनाई, कोई किसी से छिपा नहीं रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा, लेकिन ये मुश्किल दिन कितनी देरी से आए, क्या पता उससे पहले युद्ध खत्म ही हो जाए। तो इस चीज के लिए किफायत आप जरूर बरतें। प्रोफेसर जोशी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारी कोशिश थी आपको बताने की कि हिंदुस्तान ने आखिर वो कौन सा सीक्रेट है, कौन से तरीके हैं, कौन से हमने से कदम उठाए थे जिसकी वजह से पूरी दुनिया तो जरूर एक एनर्जी लॉकडाउन कह लीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी उससे काफी हद तक अछूते रहे हैं। तो आपको जवाब जरूर मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही।